आप दोनों सरकारों में अंतर समझ लीजिए कि एक सरकार सीए, एनआरसी, एनपीआर ला करके आपसे 70 साल पुराना कागज मांग रही है। कागज नहीं देंगे तो आपको एनआरसी के रजिस्टर में छांट करके किनारे करके 2M दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और दूसरी सरकार, अब जिस सरकारी जमीन पर कब्जा है उस सरकारी जमीन पर आपको कब्जा दिया जा रहा है। और सरकारी जमीनों पर अगर कोई सरकार पट्टा दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। हम लोग आपसे बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं। बहुत संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि जिस पार्टी के लिए हम वोट मांगने आए हैं उस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। और बीच में आप लोगों ने संघर्ष भी किया था, उसमें हम लोग भी आए थे। नगर निगम में धरना वगैरह भी हुआ था जिसमें आप लोगों का ज़मीन खाली कराया जा रहा था। और ये ज़मीन खाली कराया जा रहा था तो उसको ये सरकार इसलिए नहीं खाली करा पाई क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोड़ा इस बात का था कि एक समय में बहुजन समाज पार्टी के शासन में इस ज़मीन का पट्टा आप लोगों को दिया गया था। ये बात के आप लोग गवाह हैं। गवाह है कि नहीं बताइए? पट्टा मिला था ना आप लोगों को। तो बहुजन समाज पार्टी के समय में आपको ज़मीनों का पट्टा दिया गया था और उसी का परिणाम है कि ये सरकारें चाह करके भी इस ज़मीन को खाली नहीं करा पाई। अगर बहुजन समाज पार्टी के समय में ये पट्टा नहीं दिया गया होता तो भले आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है, भले आपको राशन कार्ड पर राशन मिला, भले आधार कार्ड आपको बना है, भले आप बीजेपी को वोट देते रहे, एक झटके में आपका ज़मीन जो है खाली करा दिया गया होता और यहाँ से सड़क बना दी गई होती। हम सड़क के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इसके पक्ष में हैं कि पहले जिनको उजाड़ रहे हो, जहाँ से उजाड़ रहे हो, पहले उनके उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था कराओ, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराओ, उसके बाद तुम सड़क नाली खड़ंजा बनाओ। लेकिन विकास के नाम पर आप देखे होंगे कि योगी सरकार, बीजेपी सरकार ने केवल और केवल गरीबों को उजाड़ने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में सीएए, एनआरसी और एनपीआर कानून आया था। सीएए का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें यह तय किया गया था कि भारत का नागरिक कौन रहेगा। उसके बाद आया था एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद एनपीआर आया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो सीए कानून में यह बताया गया कि जिसके पास 70 साल पुराना कागज रहेगा उसी को देश का नागरिक माना जाएगा। अब आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास 70 साल पुराना कागज है? हाथ उठा करके बताइए। किसी के पास नहीं है। ये जो यहाँ पर खड़े हैं युवा साथी, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछिए, ये जो दलित समाज है, जो एससी सोसाइटी है, जो हमारी बिरादरी है, वो डी के ज़मीन पर बसी हुई, सरकारी ज़मीनों पर बसी हुई है, किसी जमींदार के ज़मीनों पर बसी हुई है, नजूल के ज़मीनों पर बसी हुई है। हमारे पास कोई जमींदारी, कोई ज़मीन का अधिकार, हमारे पास कोई खेतीबाड़ी नहीं है। हम लोग सरकारी ज़मीनों पर ही बसे हुए हैं और हम लोगों को पट्टा उन सरकारी ज़मीनों पर केवल बसपा शासन में मिला है और वही हमारे पास कागज़ है। 70 साल पुराना कागज़ हमारे पास नहीं है। और आप लोग जो युवा साथी हैं वो गूगल करके सर्च करिएगा कि बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में जितने भी दलित वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, उन लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जिनके पास ज़मीन का 70 साल पुराना कागज़ नहीं था, एनआरसी की लिस्ट में छांट करके और डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। डिटेंशन कैंप का मतलब जेल। तो आप सोचिए ये सरकार कितना खतरनाक काम कर रही थी सीए, एनआरसी और एनपीआर कानून लागू करके। हम लोगों ने उसके लिए धरना दिया, हम लोग उसके लिए जेल गए, लाखों लोग, पूरे देश में आंदोलन हुआ। और शाहीन बाग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जंतर मंतर का नाम सुना होगा। कितना लंबा प्रोटेस्ट चला, 6-7 महीना तक प्रोटेस्ट चला, तब जा करके यह कानून वापस हो पाया, नहीं तो ये कानून वापस नहीं होता। तो ये कानून सरकार ला करके जो भी दलित समाज के लोग हैं उन लोगों को बेघर करना चाहती है। और बसपा ने क्या किया, बसपा सरकार आते ही बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहला काम किया और सबसे पहला आदेश दिया कि जो भी दलित जिस भी सरकारी ज़मीन पर बसा है उसको उसके नाम से पट्टा दे दिया जाए। आप दोनों सरकारों में अंतर समझ लीजिए कि एक सरकार सीए, एनआरसी, एनपीआर ला करके आपसे 70 साल पुराना कागज मांग रही है। कागज नहीं देंगे तो आपको एनआरसी के रजिस्टर में छांट करके किनारे करके 2M दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और दूसरी सरकार, अब जिस सरकारी ज़मीन पर कब्जा है उस सरकारी ज़मीन पर आपको कब्जा दिया जा रहा है। अगर इस सरकारी ज़मीन पर आपको पट्टा नहीं दिया गया होता, न तो आपका राशन कार्ड बन पाता, ना आधार कार्ड बन पाता, ना आपको ये प्रधानमंत्री आवास मिल पाता, कुछ नहीं मिल पाता। तो दोनों का अंतर आप लोग समझिए। और आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि काशीराम साहब का एक नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हमारे बाप दादाओं ने चमड़ा छील लिया, टट्टी उठा लिया, सुअर पाल लिया, लेकिन किसी अंग्रेज की गुलामी नहीं की, किसी मुगलों से बहू बेटी का रिश्ता नहीं किया।
और इसीलिए हमारे समाज के पास ज़मीनें नहीं हैं। हमारे समाज के पास हज़ारों एकड़ खेतियाँ नहीं हैं, हज़ारों एकड़ का 1-2 एकड़ खेती नहीं है, बीघा नहीं है। हमारे लोग भूमिहीन रहे लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। ये अलग बात है कि हमारे लोगों को शिक्षित नहीं किया गया तो हमारे लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन जब हम लोग अपना इतिहास पढ़ें तो हम लोग जाने हैं हम सब लोग सरकारी ज़मीनों में बसे हैं, और सरकारी ज़मीनों पर अगर कोई सरकार पट्टा दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। आज आप लोगों को शहर में पट्टा मिला हुआ है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो सड़कों पर रह रहे हैं, सड़कों पर रह करके अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं, और उनके भी 4-4 बच्चे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनको भी घर मिले और सरकारी ज़मीनों पर पट्टा मिले, उनके नाम से सरकारी ज़मीनें हो, तो आप लोग बसपा को ज़रूर वोट करिएगा। आप लोगों को राशन मिल रहा होगा, आज राशन मिल रहा है ना, आप लोगों को साड़ी कंबल मिल रहा होगा, आप लोगों को घर मिला, आप लोगों को शौचालय मिला। भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना, योगी जी ने, मोदी जी ने राशन दिया कि नहीं दिया? दे रहे कि नहीं दे रहे बताइए। लेकिन आप हमको ये बताइए कि ये जो राशन आ रहा है इसका पैसा कहाँ से आता है? ये जो घर मिल रहा है इसका पैसा कहाँ से आता है? ये शौचालय मिला उसका पैसा कहाँ से आता है? ये सारा पैसा आता है सरकारी खजाना से। सरकारी खजाना से ना पैसा आता है। और सरकारी खजाना कैसे बनता है? जितना आप लोग टैक्स देते हैं वही पैसा इकट्ठा करके सरकारी खजाना में जमा होता है। तो आप लोग जितना फ्री का ले रहे हैं ना, ये फ्री का नहीं, ये आप ही के पैसे का है, और हर आदमी टैक्स देता है कि नहीं टैक्स देता है? आप बताइए, टैक्स देते हैं कि नहीं देते सब लोग? अरे आप लोग एक गुटखा भी खरीदते हैं ना, तो उस गुटखे का अगर 5 रुपये कीमत है तो गुटखों को बनाने में 1 रुपया खर्च होता है, बाकी 4 रुपये उस पर टैक्स होता है। कापी, किताब, पेंसिल, रबड़, कपड़ा लत्ता, बिंदी, टिकुली, सिंदूर, कुछ भी आप खरीदते हैं उस पर सरकार का टैक्स जुड़ा रहता है। उसी टैक्स से सरकारी खजाना बनता है, और उसी में से थोड़ा सा पैसा सरकार हमको दे करके बेवकूफ़ बनाती है। तो सरकार कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है, और ये फ्री में देने के बदले हमसे उल्टा वसूल रही है। आप बताइए, 270 और 80 रुपये का गैस था, आज 1050 रुपये का हो गया कि नहीं? बताइए आप हमको, हो गया कि नहीं हो गया? अगर सरकार शौचालय बना करके आप लोगों को 10,000 रुपया दे दिया है तो हर महीने 700 रुपया आपसे खाली सिलेंडर पर वसूल रही है। पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखा जाए तो आज पेट्रोल के दाम का कीमत अधिकतम 42 रुपये लीटर होना चाहिए। पेट्रोल कितने रुपये लीटर हम लोग खरीद रहे हैं? आप बताइए, 100 रुपया। तो 100 रुपया लीटर खरीद रहे तो हर लीटर के पीछे 55 रुपये सरकार टैक्स ले रही कि नहीं ले रही? बताइए। तो सरकार हर चीज़ पर टैक्स ले रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और हमको लगता है कि सरकार हमको फ्री में दे रही है। सरकार हमको कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है। सरकार हमको इसलिए दे रही है कि हम लोग भिखारी बने। अगर सरकार को हमारा विकास करना है तो सरकार को हमको नौकरी देना चाहिए। क्या नौकरी हमको मिल रहा है? आप बताइए, यहाँ सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, आप बताइए आज आउटसोर्सिंग पर, ठेके पर रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप लोग हुकारी पढ़िए, बताइए रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज हमारा कोई भाई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कितना मुआवजा मिल रहा है उसको जरा बताइए आप हमको। हर दिन सीवर में डूब करके लोग मर रहे हैं। अभी देखिए, महीने भर पहले की घटना है, नौसड़ पुल पर देखिए एक आदमी जो है कचरा गया था, हो गया था ही नहीं, बताइए कितना मिला उसको? आउटसोर्सिंग पर रखोगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको सरकारी नौकरी दो ना, हमको साड़ी कंबल फ्री में राशन मत दो। अगर आपको सरकारी नौकरी दे दिया जाए तो आप अपना साड़ी कंबल राशन नहीं खरीद पाएंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। किसी फ्री की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आज हमारा एक भाई कुणाल कुमार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल करके आया है, खेल करके आया कि नहीं आया है? तो आप बताइए, वो जो जीत करके ले करके आया है, हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपया जाते समय दिया, जब खिलाड़ी लौट करके आया फिर 5 लाख रुपया दिया, और हरियाणा का खेलने वाला कोई भी लड़का मेडल नहीं जीता है। बिना खाली वो खेलने गया, उसको 10 लाख रुपया मिल गया। उत्तर प्रदेश में कुणाल कुमार जीत करके आया, लेकिन उसको आज तक 1 रुपया नहीं मिला। बताइए, 1 रुपया मिला? सांसद घोषणा कर दिया कि मिल गया, कहाँ मिला? मुख्यमंत्री दिया 1 रुपया, सांसद दिया 1 रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सरकार दलित विरोधी है। अखबारों ने निकाला नहीं। सोचिए, एक तो छोटा सा सब काम कर लेंगे, खूब बड़ा निकल जाएगा, लेकिन आप बताइए किसी अखबार ने निकाला कुणाल कुमार का? वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत करके आया है और पूरे देश का नाम रोशन किया, नहीं किया? बताइए किया कि नहीं किया? तो इस तरह से ये सरकारें केवल हमको भिखारी बनाना चाहती हैं। अगर ये वाकई में हमारा मान सम्मान करना चाहती तो कुणाल कुमार को अब तक नौकरी मिल गई होती। अगर कुणाल कुमार अब तक पंजाब में होते तब तक पुलिस में या किसी विभाग में उनको नौकरी, रेलवे में मिल गई होती, लेकिन नहीं मिल रहा है उनको।
वो हिमा दास नाम की एक लड़की थी, देखिए कितना गोल्ड मेडल लेकर के आए, तुरंत उसको डीएसपी बना दिया कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश में डीएसपी बनी कि नहीं बनी? वो तुरंत बन गई, लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा। तो ये सरकारें आपके मान सम्मान से, स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। ये आपको फ्री में देंगे, फ्री में देंगे। और जब कोई कुछ देता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ पसारते हैं। ये सरकारें हाथ पसारना सिखा रही हैं कि आप लोग भिखारी बने रहिए। आप ये बताइए कितने लोगों के घर में वाईफाई कनेक्शन है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे? है वाईफाई कनेक्शन? टैबलेट है, लैपटॉप है, बताइए, वेबकैम है? आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। दारू का दुकान खुल सकता तो स्कूल नहीं खुल सकता? आप हमको बताइए। दारू के दुकान पर कोरोना नहीं फैलेगा, स्कूल में कोरोना फैल जाएगा? आप हमको बताइए। और सरकार ये जो फ्री का राशन दे रही है, न दे राशन, एक एक घर में टैबलेट और इंटरनेट फ्री कर दे अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो। लेकिन वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें। हम इतना क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम पढ़े हैं। हम पढ़े नहीं रहते तो हम भी नहीं बोलते हैं, हम भी कहीं पी करके गिरे रहते हैं। हम अपने समाज से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हुक्मरान बनिए, मालिक बनिए। हम जिस धरती पर रहते हैं, राजा डोम कटार की विरासत थी। डोम राजा थे यहाँ के, लेकिन आज डोम की स्थिति देख लीजिए, वो सड़क पर किनारे है, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है। उसको हमेशा नशेड़ी बनाया गया, उसको हमेशा शिक्षा से दूर रख करके उसको विकास की दौड़ से बाहर रखा गया है। उसको हमेशा भिखारी बनाने की कोशिश की गई है। हम लोग जिस पार्टी के लिए समर्थन मांगने आए हैं, उस पार्टी ने देखिए सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी। परमानेंट नौकरी दिया कि नहीं बहन जी ने? मतलब बताइए। एक झटके में जितने सफाई कर्मचारी थे गांव वार, उसको सरकारी नौकरियां दी। हमारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था उस समय। जो सफाई कर्मचारी थे उनके पास सर्टिफिकेट 8वीं पास का नहीं था कि वो भर्ती कर सकें। उसके बाद भी बहन जी ने उनको सरकारी नौकरी बनाया। उनके खाते में 35-40 हज़ार रुपया महीना आ रहा है। और ये सरकारें क्या कर रही हैं? उन्हीं सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रख करके उससे ज़्यादा काम ले रही हैं, उससे ज़्यादा शोषण कर रही हैं। लेकिन 8,000-7,000 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उस पर भी सूदखोर लगे हुए हैं। तो हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मालिक बनने की कोशिश करिए, दरी बिछाने वाला बनने की कोशिश मत करिए। बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए। ये सरकारें आपको फ्री में दे करके आपको भिखारी बनाना चाहती हैं, बहन जी आपको मालिक बनाएंगी। अगर बसपा सरकार आएगी तो इस बार जितने भी ठेके पर चल रहे हैं नौकरियां, उन सारे ठेकों पर चल रही नौकरियों को परमानेंट किया जाएगा। भाई साहब डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं यार? आप रुक जाइए, थोड़ा रुकिए। बच्चों तुम लोग खड़े रहो। तो जितने भी आपकी सरकार आएगी तो जितने ठेके पर सफाई कर्मचारियों की नौकरियां, सबको परमानेंट भर्ती कराया जाएगा। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जितने सरकारी जमीनों पर हमारे लोग रह रहे हैं, सबके उनके नाम से पट्टा कराया जाएगा। काशीराम आवास बहन जी बना के दी ना, 1 रुपया नहीं किसी से, सब फ्री में दिया। आज इस जमीन का पट्टा नहीं रहता अगर बहन जी के समय का, तो इसको उजाड़ रहे थे सब, उजाड़ रहे थे, खत्म कर रहे थे सब इसको। और हाँ देखिए, और आपको ये भी बता दें कि देखिए पार्षदी का जो चुनाव होता है, मेयर का जो चुनाव होता है, उससे सरकार नहीं बनता है। वो अपने मन से आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी पार्टी को दे सकते हैं। जैसे पार्षदी का चुनाव है, पार्षद आपके लिए लड़े, वो किसी भी पार्टी में आप उनको वोट दीजिए, मेयर को वोट दीजिए। लेकिन विधानसभा का चुनाव सरकार बनाता है। इससे जो आप नेता चुनेंगे उससे सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, तभी ना आपके लिए फैसला ले आएगी, तभी ना आरक्षण ले आएगी। ठेकेदारी में आरक्षण दिया था बहन जी ने कि 25 लाख तक के ठेकों में एससी बिरादरी को आरक्षण मिलेगा, तो हमारे लोग भी ठेकेदार बन रहे थे। वो खत्म कर दिया अखिलेश यादव सरकार ने। योगी सरकार ने उस पर कुछ सोचा ही नहीं। योगी सरकार मंदिरों पर पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन स्कूल भी तो बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए तो अस्पताल भी बनना चाहिए, ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए लोगों को। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मारे जा रहे हैं, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। आज बीजेपी का रथ चल रहा है, हर शहर में रथ चल रहा है। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां खरीदे हैं। आप बताइए, जब कोरोना काल में लोग हजारों किलोमीटर बम्बई दिल्ली से पैदल चल करके आ रहे थे घर पे, तब वो रथ कहाँ थे? तब क्या वो गाड़ियां लगा कर उनको नहीं ला सकते थे? लेकिन नहीं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया उन लोगों को। ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प करके मर गए, लाठी लोग मारते रहे। कोई अपने बच्चे के लिए दूध का पैकेट लेने जा रहा, कोई पैरासीटामॉल की दवाई लेने जा रहा, उसको भी रास्ते में पीटा गया। पीटा गया कि नहीं पीटा गया बताइए? और आज कोरोना के नाम पर हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी स्कूल में हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे स्कूल पहले से बदहाल थे, बंद कर दिए गए। अब कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई होगा।
इंटरनेट महंगा करते जा रहे हो, कह रहे ऑनलाइन पढ़ाई होगा, इंटरनेट फ्री करो ना, फ्री करो इंटरनेट। राशन 1 किलो कम दो, इंटरनेट हमको फ्री में दो। हर घर में टेबलेट मोबाइल दो। टेबलेट मतलब खाए वाला टेबलेट ना, तो इतना बड़का वाला टेबलेट खोला, ठीक है, तो फ्री में दो हमको, तब ना हमारा बच्चा पढ़ेगा। ये बताइए। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग पार्षदी के चुनाव में, मेयर के चुनाव में जिसको भी वोट देते हैं, लेकिन इस चुनाव में आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, बसपा को वोट दीजिएगा। बसपा का शासन आएगा, हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा, हमारे समाज को नौकरियां मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे मालूम है कि हमारे बसपोड़ या डोम बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं। किसी भी पार्टी ने बसपोड़ या डोम बिरादरी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन बसपा सरकार ने टिकट दिया है और वो मंत्री भी बनेंगे, जीत करके आएंगे, मंत्री बनेंगे। मंत्री बनेंगे तो अभी ना आपका कल्याण होगा कि चपरासी बनने से कल्याण होगा, आप हमको बताइए। तो मंत्री बनेंगे तब कल्याण होगा, और वो काम केवल बसपा कर सकती है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाइएगा। और व्यक्तिगत तौर पर मैं ललित बिहारी भैया का बात कर दूं कि ये सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, अपने बिजनेस के माध्यम से समाज सेवा करते रहे हैं, और इसी समाज सेवा को देखते हुए बहन जी ने इनको गोरखपुर शहर से टिकट दिया है। तो इनके हाथों को मजबूत करिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये भारी मतों से विजयी हों और ये आपका काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आप लोगों से जुड़े हुए, सीधे सीधे हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, कुणाल से जुड़े हैं, इसका मतलब हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं। और देखिए हम लोग जब भी आते तो यहाँ पर बैठक जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो भी बातें सीखी हैं, समझी हैं, वो जा करके बाकी लोगों को बताइए कि अगर बसपा शासन नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर योगी सरकार फिर से आई तो ये मकान तोड़ करके सड़क न बन जाए तो आप कहिएगा, इसको खाली करा देंगे सब। आपका प्रधानमंत्री आवास कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री आवास मिलता है ना, तो पहले एग्रीमेंट करा दिया जाता है कि ये आपके ज़मीन पर है, तभी तक उसका वैल्यू है। वो साबित कर देंगे कि नहीं इस पर सड़क बनेगा, समझ रहे ना। और उठा करके कहीं किनारे ले जा करके बहुत आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तो कहीं ले जा करके किनारे तालाब उलाब में ले जा करके बसा देंगे, बीच शहर में नहीं बसाएंगे, ठीक है। और बहन जी ने क्या किया, बहन जी ने कहा जहां तुम बसे हो, जिस जमीन पर बसे हो, वो जमीन तुम्हारा है, अपना नाप करके ले आओ, पट्टा करा लो, अपना कागज में इंतखाब खतौनी ले लो। और आप लोग जितने युवा साथी हैं, सीए एनआरसी कानून के बारे में पढ़िएगा, उसमें सीधे लिखा था कि जिसके पास 70 साल पुराना कागज नहीं रहेगा उसको 2M दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, उसके वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, जितनी सरकारी सेवा है वो और जो भी लोग समझ रहे कि हम पुलिस में हैं, इसमें है, उसमें हमारा नहीं छीना जाएगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में उपराष्ट्रपति थे, पश्चिम बंगाल में उपराष्ट्रपति को भी एनआरसी में छांट दिया गया। सोचिए, एक आदमी जो एक समय में भारत का उपराष्ट्रपति था, उसके पास 70 साल पुराना कागज नहीं था, उसको भी ले जाकर डिटेंशन कैंप में डाल दिए। तो ये इतने ऐसे दलित विरोधी, बहुजन विरोधी लोग हैं। तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हम सभासदी में, पार्षदी में, मेयर के चुनाव में किसी को वोट दें, वो हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है, लेकिन इससे सरकार बनती है, विधानसभा में इससे सरकार बनती है। और जब आपकी सरकार बनेगी तभी आपके लिए सोचेगी, समझ रहे हैं आप लोग बात को। और फ्री के राशन के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग, फ्री के स्कूल के, फ्री के घर के, फ्री के कंबल के, फ्री के साड़ी के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई आपको देने आता तो ले लीजिए, क्योंकि हम ही लोगों से लूट लूट करके रखे हैं सब, ठीक है। कोई आपको कुछ देने आ रहा है तो तुरंत ले लीजिए, कहते हाँ भाई कोट देंगे, लेकिन बूथ पर जा करके हाथ के सामने बटन दबाइएगा, वही आपका कल्याण करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारी बात यही समाप्त होती है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप अपील कर दीजिए लोगों से।